कार्यक्रम को लेकर के अब ये सवाल खड़ा करने लगे हैं कि इतनी बड़ी राशि कहां से जन स्वराज ला रही है। ये सवाल आज से नहीं खड़ा हो रहा है, ये तो जब से हम चले हैं तब से कुछ लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं और पूछना भी चाहिए कि भाई इतने बड़े अभियान के लिए पैसा कहाँ से आता है। और पहले दिन से ये बात कैमरे पर भी मैं बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर, मैंने 10 बरस में जो काम पहले किया है और कई राज्यों में लोगों को, नेताओं को, दलों को जीतने में हमने उनकी मदद की है। तो जिन लोगों की हमने मदद की है उनसे पैसा लिया नहीं, तो आज उनसे वो मदद ले रहे हैं कि भाई बिहार में एक प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में आप भी मदद कीजिए। और 5-6 राज्यों में जहां पर भी हमने काम किया, जहां लोग चुनाव जीते, वहां सरकार चला रहे हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है, जो प्रशांत किशोर को जानते हैं, वो लोग मदद कर रहे हैं। मदद इसलिए कर रहे हैं कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। बिहार में लोगों से मदद इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर पैसे वाले लोग मदद करेंगे तो अपने हिसाब से उस व्यवस्था को चलाने का प्रयास करेंगे। तो जो इस अभियान का लक्ष्य है कि समाज में जो सबसे बेहतर व्यक्ति हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उनके पृष्ठभूमि को न देखकर उनके जज्बे को, उनकी काबिलियत को, उनके चरित्र के आधार पर उनको चुना जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए इस अभियान में बिहार के स्तर पर पैसा उगाही नहीं होती है। इसमें पैसा उन लोग, मेरा जो 10 बरस का काम है, जिन लोगों ने मेरा काम देखा है, जिनको इस मेरे काम की वजह से, मेरे सहयोग से लाभ मिला है, उनसे मदद ले रहे हैं और इस काम को कर रहे हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी के प्रचार प्रसार के लिए आप लोग इस तरह से काम कर रहे हैं? हम सुबह से शाम तक बैठ के सरकार की कमियों पर बात कर रहे हैं और इससे नीतीश कुमार का प्रचार हो रहा है। देखिए, ऐसा है, बिहार में 2 जो मुख्य धारा वाले दल हैं, एक आरजेडी, नीतीश कुमार, आरजेडी और महागठबंधन, नीतीश कुमार का तो कोई भरोसा नहीं है कब किधर रहेंगे। एक और आरजेडी है और एक और भाजपा है। ये दोनों बीच में नीतीश कुमार है, कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ। इन दोनों धाराओं के दलों को बिहार में मुफ्त में वोट लेने का आदत लग गया है, जिसको मुफ्तखोरी कहते हैं। भाजपा को बड़ी संख्या में ऐसे लोग वोट दे देते हैं जिनको भाजपा से कोई लगाव नहीं है, जो भाजपा के उम्मीदवारों के प्रति कोई सिंपैथी नहीं रखते, उनको भाजपा के विचारधारा में यकीन नहीं है, भाजपा के कार्यक्रमों से, नेताओं से प्रभावित नहीं है। वो सिर्फ इसलिए भाजपा को वोट देते हैं क्योंकि वो लालू यादव को वोट नहीं दे सकते। यही हाल कमोबेश समाज के 20-25% ऐसे लोगों का है जो कि भाजपा को वोट नहीं कर सकता है। मान लीजिए आप मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं, तो आपके गांव में काम हुआ कि नहीं, आपके विधायक ने काम किया कि नहीं, सरकार ने काम किया या न किया, आप भाजपा को तो वोट नहीं कीजिएगा। तो आप भाजपा को जब वोट करते नहीं तो सामने लालटेन को मुफ्त में वो वोट मिल जाता है 20%। तो जिन दलों को, नेताओं को मुफ्त में वोट लेने की आदत लगी हुई है, उनका सबसे बड़ा डर क्या है कि अगर कोई विकल्प नया बन जाए तो ये मुफ्त वाला जो वोट मिलता है ये मिलना बंद हो जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर जब आपको मुफ्त में वोट लेने की आदत पड़ी है, तो इसी डर की वजह से आप समाज में ये भ्रम फैलाते हैं कि अरे भाई तो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश का प्रचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार कहेंगे भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। हम सिर्फ बिहार की जनता का प्रचार कर रहे हैं, हम बिहार के बच्चों का प्रचार कर रहे हैं कि आप खड़े होइए, आप जीवन भर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। मोदी, नीतीश, लालू, राहुल गांधी, आपने सबको वोट देकर देख लिया, आपके बच्चों की स्थिति नहीं सुधरी। अब अगर प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा तो भी आपका स्थिति नहीं सुधरेगा। जब तक आप चीज को समझिएगा नहीं कि समस्या का कारण क्या है और उसके आधार पर आप वोट नहीं दीजिएगा, अपने बीच से अपने लोगों को नहीं चुनिएगा, अपने पैर पर खड़ा नहीं होइएगा, अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक आपकी स्थिति सुधरेगी नहीं। यही पूरे अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसी को लेकर पिछले 16 महीने से प्रयास कर रहे हैं। क्या जो प्रशांत किशोर बिहार के पड़ोसी राज्य में जाकर के जिन नेताओं को या जिन पॉलिटिकल पर्सन को अपने मदद किया है और आज वो मदद कर रहे हैं? नहीं, मदद कोई नेता नहीं करता है। आप मतलब कई बार जब मैं कहता हूँ मैंने जिनकी मदद की है वो मदद कर रहे हैं, तो कोई ऐसा थोड़ी कि वहाँ चीफ मिनिस्टर है वो अपने बैंक से पैसा भेज रहा है। जब आप किसी राज्य में एक व्यवस्था को बनाने में कंधा लगाते हैं तो उस राज्य में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास साधन है, जो साधन संपन्न लोग हैं, जिन्होंने काम देखा है, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे काम को जानते हैं, वो लोग मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री मदद कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में 10 लोग हैं जिन्होंने
50-50 लाख रुपया का आपको चेक दिया, क्योंकि उन्होंने देखा है आंध्र प्रदेश में मैंने काम किया है, आपके पास 5 करोड़ रुपया हो गया काम करने के लिए। वो कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। सर जिन लोगों का आप रणनीतिकार रहे, आज उनके विरोध में बिगुल फूक रहे हैं। नहीं, ये आपकी सोच है। हम ना किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में। बिहार में तो आप थे ना, हम भैया नीतीश कुमार क्यों, हमने 14 में मोदी का भी अभियान हमने चलाया, यही बात मैं नीतीश कुमार का भी चलाया है। लेकिन 10 बरस वो काम करने के बाद हमने ये देखा कि जो दल और नेता जीतते हैं उससे जनता का जीवन नहीं बदलता है। बिहार में 15 में हमने नीतीश कुमार की मदद की, वो चुनाव जीते। 7 निश्चय की परिकल्पना भी मैंने करवाई, बिहार विकास मिशन की स्थापना भी करवाई, लेकिन उससे तो बिहार नहीं सुधरा। तो अब अगर मान लीजिए कि हमने जो पहला प्रयास किया उससे बिहार में बेहतरी नहीं आई, तो मेरे पास 2 विकल्प है, हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं या उससे बेहतर प्रयास करने की कोशिश करें। तो मेरी नजर से उससे जो बेहतर प्रयास है वो प्रयास करने के दिशा में हम काम कर रहे हैं और अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगा कर रहे हैं। सर, जन स्वराज का जो अभी संस्थापक सदस्य का जो अभियान चल रहा है उसमें लोग कैसे जुड़ सकेंगे? नहीं, जन स्वराज संस्थापक सदस्य आप जुड़ सकते हैं फोन करके। हमारे जो जन स्वराज का जो कार्यालय है 91-216 पर अगर आप फोन करेंगे तो फोन करके आपको संस्थापक सदस्य कैसे बनना है इसकी जानकारी मिल जाएगी और आपको संस्थापक सदस्य बनाया जा सकता है। दूसरा, इंटरनेट के जरिए भी आप जाकर ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा, जो लोग रास्ते में कैंप में मिलते हैं वो लोग पर्ची कॉपी पे अपना लिख कर भी दे सकते हैं। तो दोनों तीनों तरीकों से लोग संस्थापक सदस्य बन सकते हैं। अभी तक जो हम लोग पदयात्रा में चले हैं, हर जिले में करीब 55 से 60 हजार लोग ये जन स्वराज के संस्थापक सदस्य बन रहे हैं। बेगूसराय में भी ये नंबर 50,000 से ऊपर का ही है। बिहार में विकास को लेकर के आपके पास क्या विजन है? बिहार में विकास को लेकर विजन ये है कि जो विकास का मॉडल है, समेत बता रहा हूँ, जब तक लोग नहीं समझेंगे, आप विकास की बात कर रहे हैं, जो जिनके गांव में सड़क नहीं है, जिनके गांव में पानी नहीं है, जिनके बच्चों के पास पढ़ाई नहीं है, जिनके बच्चों के पास रोजगार नहीं है, वही आदमी जब रोजगार को छोड़कर वोट दे रहा है जात के नाम पर, तो उसका विकास कैसे होगा? आप बता दीजिए। ये तो गांव में आप जाते हैं, लोग बता रहे भैया हमको सड़क नहीं है। मान लीजिए मैं अभी कल आ रहा हूँ मुस्लिम गांव से घूमकर और मुसलमान गांव के लोग कह रहे हैं कि भैया ये सड़क की हालत बहुत खराब है। तो मैं उनको ये पूछता हूँ कि बात तो ठीक है, सड़क नहीं है, सड़क बननी चाहिए, लेकिन सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपने पहले उसको वोट किया, उसने सड़क नहीं बनाया, फिर अगले चुनाव में उसी को जाकर वोट दीजिएगा, तो फिर सड़क कैसे बनेगी? तो जब तक आप ये राजनीतिक बंधुआ मजदूरी नहीं खत्म कीजिएगा, चाहे वो बंधुआ मजदूरी आप जात के नाम पर करते हैं, धर्म के नाम पर करते हैं, मंदिर के नाम पर करते हैं, भाजपा के डर से लालू जी का करते हैं, लालू जी के डर से भाजपा क्या करते हैं, कर तो रहे हैं आप राजनीतिक बंधुआ मजदूरी, क्योंकि आप काम के आधार पर वोट तो करते नहीं है। अगर भाजपा ने यहाँ कोई फैक्ट्री लगा दी होती तब आप वोट करते, वो समझ में आता, लेकिन वोट तो यहाँ पर लोग मोदी जी के नाम पर करेंगे, धर्म के नाम पर करेंगे, मंदिर के नाम पर करेंगे, तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? जब मंदिर की बात आती है तो हाल ही में जो अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, आप उसको धर्म के नजरिए से देखते हैं या राजनीतिक नजरिए? भैया, मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो तो धार्मिक अनुष्ठान ही है। करने वाले लोग जो जिन लोगों ने अनुष्ठान किया वो लोग राजनीतिक हैं। स्वाभाविक है, जब इतनी बड़ी कोई घटना होती है, सो कॉल्ड वर्षों के दशकों के संघर्ष के आंदोलन के बाद अगर कोई मंदिर बना है तो उससे जुड़े हुए लोग उसका लाभ अपने अपने तरीके से सब उठाना चाहे। जो वहां पर बाहर दुकान चला रहा है अपना समोसा चाय बेचकर फायदा उठा रहा है, जो वहां पर रहने वाला होटल चला रहा है वो होटल का रेट बढ़ाकर पैसा कमा रहा है, जो गाड़ी चला रहा है वो गाड़ी चलाकर पैसा कमा रहा है, जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं वो उस हिसाब से कमा रहे हैं, जो राजनीतिक लोग जुड़े हुए अपनी राजनीतिक लोग सेक्टर उसका फायदा उठा रहे हैं। भगवान राम को प्रशांत किशोर किस नजर से देखते हैं? भगवान राम को किस नजर से देखते हैं इसका तो कोई बहुत महत्व तो नहीं है। ये तो हमारा आंतरिक मामला है कि हम भगवान को कैसे देखते हैं। मैं बहुत रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, मेरा रिलीजन से कम स्पिरिचुअलिटी में मेरा यकीन है। हमारा मंदिरों में जाने का और वहां पर जाकर बहुत पूजा करने का बहुत मेरा स्वभाव नहीं है। भगवान में मेरी आस्था है, उसी नजरिए से हम देखते हैं। दियारा के क्षेत्र में है श्रीमान, दियारा में कटाव की बड़ी समस्या है।
और उस कटाव को लेकर के केंद्रीय मंत्री यहाँ गिरिराज सिंह सांसद राशियां भेजी जाती हैं, काम होता है लेकिन ठीक नहीं होता है, समस्याएं ज्यों की त्यों रह जाती हैं। आज तो आप उसे देखने का भी कोशिश करें कम से कम इस स्थल पर। मेरे भाई हम 16 महीना से देख रहे हैं। दियारा क्षेत्र सिर्फ बेगूसराय में तो है नहीं, यहाँ नदियों के कटाव का जो मामला है सिर्फ दियारा में नहीं है, नेपाल से लगता हुआ जितना बिहार का एरिया है, पश्चिम चंपारण में, शिवहर में, पूर्वी चंपारण में, मधुबनी में, जितने ये जिले हैं वहां पर नेपाल से आने वाली नदियों की वजह से हजारों एकड़ जमीन कटती है, नदियां अपनी धारा बदल लेती हैं, उससे जमीन बर्बाद हो जाता है। तो दियारा बिहार में 13 करोड़ जो आबादी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करीब करीब 2.25 करोड़ आबादी दियारे के क्षेत्र में रहती है पूरे बिहार में। और दियारा की समस्या पटना से जो सटा हुआ दियारा है वहां पर भी वही है जो यहाँ बेगूसराय में है। जो पटना से सटा हुआ एक दियारा, मेरे ट्विटर पे एक वीडियो है, वहां पर एक वहां के मुखिया जी ने खड़े होकर वीडियो पर ये बात कही है। पटना से 6-7 किलोमीटर दूर है, वहां किसी जमाने में कर्पूरी ठाकुर गए थे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी को अभी देश रत्न दिया गया, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। और कर्पूरी ठाकुर के बात को कोट करते हुए वहां के उस बूढ़े मुखिया ने कहा कि उस जमाने में कर्पूरी जी ने कहा कि इस एरिया में लोग जिंदा कैसे हैं, और वहां से लेकर आज तक उसी गांव में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो दियारा पूरा बिहार ही पिछड़ा है, उसमें दियारा क्षेत्र में लोग और भी समस्या है। गिरिराज जी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं, हमको यहाँ पर बेगूसराय में चलते हुए ऐसा तो कुछ नहीं दिखा कि उनके मंत्री होने से बेगूसराय में कोई बहुत बेहतरी कहीं दिखी हो, ऐसा तो मुझे लगा नहीं, लोगों से सुनने को नहीं मिला। कर्पूरी ठाकुर वाली बात जो सर आप बोले हैं, उसी पर पटना में नीतीश कुमार का भी बयान आया कि उनसे क्या बता रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति हमने नहीं। चलिए ना, नीतीश कुमार के बात को आप लोग, नीतीश कुमार जब जहां है उसके हिसाब से बात करते हैं। जब भाजपा के साइड जाना होगा तो परिवारवाद दिखने लगेगा, जब भाजपा को छोड़कर लालू जी के साथ जाना होगा तो उनको संप्रदायवाद दिखने लगता है। आपको लगता है नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? किसी को नहीं मालूम है, नीतीश कुमार को स्वयं को नहीं मालूम है कि वो कहाँ रहेंगे। जो आदमी अपने जीवन के अंतिम दौर में पहुंच गया है, वो सामाजिक राजनीतिक हर नजरिए से नीतीश कुमार का ये अंतिम दौर चल रहा है। अब अपना छटपटाहट में कभी दाएं कभी बाएं कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी चुनाव होगा, नीतीश कुमार को उनकी राजनीतिक औकात बिहार की जनता दिखा देगी। मैंने पहले कहा है, आपको फिर से दोबारा कैमरे पर कह देता हूँ, आज तक मैंने अगर चुनाव को लेकर कोई भविष्यवाणी की है, बहुत मैं करता नहीं हूँ, तो शायद ही कभी गलत हो सकता है, गलत नहीं होता है। बिहार के चुनाव के नजरिए से, लोकसभा के नजरिए से मैं आपको कैमरे पर बता देता हूँ, महागठबंधन में नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके दल जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा। और ये 2 महीने से हम बात कह रहे हैं, और उनके दल वाले भी समझ रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर कह रहा है तो 5 सीट नहीं आएगा। इसीलिए भगदड़ होनी है। अब भगदड़ में नेता भागते हैं, ताकि उसमें नीतीश कुमार भी भाग जाते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। उनको वो घबराहट बिल्कुल स्वाभाविक है, उनको दिख रही है, ऊपर से कुछ नहीं कहें। जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आपको मालूम है जदयू को कौन वोट देगा? कोई वोट देने वाला नहीं बचा हुआ है। तो लोकसभा से पहले अपना हाथ पांव मार के फिर कोई रास्ता निकालने का कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अगर लोकसभा से पहले नहीं भी गए तो ये आप लिख के रखिए कि लोकसभा के बाद तो उनको आज की स्थिति जो है, तो स्थिति बदलेगी ही बदलेगी। ये जो महागठबंधन की सरकार चले, और ये हम 1-1.5 साल से कह रहे हैं, ये जो व्यवस्था है तो बहुत चलेगा तो लोकसभा तक चलेगा। लोकसभा में लोग हारेगा, फिर भागना तोड़ना शुरू हो जाएगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो अभी आप बता रहे थे कि 10 साल से आप राजनीतिक चाणक्य के रूप में पूरे देश में आप जाने जाते हैं। नहीं, हम अपने आपको कभी शब्दों से प्रयोग, हम अपना काम जो करते थे, हमने इतना कहा कि हमारी पहचान वही है जो हम काम करते हैं। जो बिहार में आप बिहार के विषय को लेकर अपने पदयात्रा को चला रहे हैं, बिहार को सुधारने के लिए, यही चीज आप 10 साल पहले क्यों नहीं सोचा था? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम किसी मुख्यमंत्री के लड़के नहीं, हम किसी प्रधानमंत्री के लड़के नहीं, बहुत बड़े बाप के लड़के नहीं हैं। आप यहाँ हमारी प्रेस वार्ता में क्यों आए? क्योंकि हमने अपनी एक पहचान 10 वर्ष करके बनाई है। हमारी पहचान क्या है? हमने 10 वर्ष वो काम किया है, उससे पहले 10 वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया है। वो काम किया है, पहचान बनाई है, ऐसे लोगों से संपर्क बनाया है जो हमको इस तरह के अभियान में मदद कर सकते हैं, तभी तो ये काम कर पाएंगे। अगर हम किसी मुख्यमंत्री के लड़के होते तो जिस दिन पैदा हुए पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते और फिर भी कहते कि हम भी बिहार को सुधारेंगे। 10 वर्ष पहले
अगर हम बेगूसराय या बलिया मटिहानी से गुजरते तो आप हमको पहचानते भी नहीं कि कौन आदमी है। जैसे इतने सामान्य लोग हैं वैसे हम भी निकल गए होते। तो हम अपना काम करके अपनी विद्वता अपनी समझ से जब हमने पहचान बनाई है, जब काबिलियत को क्षमता बनाई है, तभी तो आकर ये करेंगे। अब आपका कहना 10 वर्ष पहले काहे नहीं किए? 10 वर्ष पहले हमारी क्षमता नहीं थी इसलिए नहीं किए, आज क्षमता है इसलिए कर रहे हैं। विकास वैभव भी एक सवाल और यह है आपसे कि जो आप पार्टी बनाने जा रहे हैं, जो अभी आप बताएं कि पार्टी बनाएंगे, तो वो पार्टी क्या लोकसभा में ही चुनाव लड़वाइएगा या हमने विधानसभा? पहली बात तो ये आप शब्दों का आप लोग मतलब बारीकियों को ध्यान नहीं देते हैं। बिहार में मुसीबत ये है कि नेता और समाज इसमें किसी भी चीज को बारीकी से समझने की धीरे धीरे कला ही हम लोगों ने खो दी है। हमने ये कहा कि हम पार्टी बनाएंगे, हमने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य है कि पार्टी बनाया जाए और पार्टी बिहार के लोग बनाएंगे। जब वो लोग मिलकर दल बनाएंगे तो वो तय करेंगे कि ये पार्टी का नाम क्या होगा, इसका संविधान क्या होगा, इसका नेता क्या होगा। पार्टी कब बनेगी? जब पदयात्रा पूरी हो जाएगी। अभी तो हम आधा बिहार चले, आधा बाकी है। अभी जब बिहार में पदयात्रा पूरी कर ले तभी तो पार्टी बनेगा। लोकसभा का चुनाव तो अभी 2 महीने के बाद है, तो लोकसभा के चुनाव से पहले जब दल है ही नहीं तो चुनाव लड़ेंगे कैसे? ये कह रहे थे इंडियाई जो गठबंधन में जो भगदड़ मच गया है, कल ममता दीदी छोड़ दी हैं, पंजाब में भी वहाँ घोषणा हो गया कि अकेले लड़ेंगे आप पार्टी, इस पर आपका क्या राय है? मेरी राय क्या होगी, हम आज से नहीं, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से देश विदेश के पत्रकार आते हैं, पूछते हैं कि आपका क्या मत है। मेरा मत जो पहले था वो अभी भी है। इस तरह के गठबंधन जिस तरह जो बनाए जाते हैं, जिसमें नेता लोग बैठ के चाय पिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक इंटेंट जारी किया कि हम लोग सब साथ में हैं, इससे जमीनी हकीकत पर, राजनीतिक सामाजिक स्थिति पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, काम करने का संगठन नहीं है, संसाधन नहीं है, तब तक सिर्फ नेताओं के साथ में बैठकर किसी गठबंधन के बना लेने से जमीन पर क्या असर पड़ेगा। और जब आप इस तरह का कोई प्रयास करेंगे उसका असर लोगों को दिखेगा नहीं, तो फिर भगदड़ या उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आना स्वाभाविक है। आज आए या चुनाव के रिजल्ट के बाद आए। जब मान लिए इंडिया गठबंधन बना आज से 6-7 महीना पहले, पटना से ही पटना में उसकी पहली बैठक हुई, तो यहाँ के पत्रकारों ने इतनी घोषणा, इतनी बड़ी बड़ी बात जब बन गया, अब इसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरा बन गए, कुछ हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन का आज तक एक पब्लिक मीटिंग भी नहीं हो पाया है। आज तक 7 महीने में एक पब्लिक मीटिंग भी आप नहीं कर सके और आप सोच रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। कैसे संभव है? ये तो कागजी खाना पूर्ति है। तो स्वाभाविक है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उसकी सच्चाई लोगों को और दिखेगी। बिहार में सर कुछ हर 10 साल 15 साल पर एक नए विचार का उद्भव हो जाता है। कब हुआ था? पिछला 15 साल पहले। 15 साल पहले जातिवाद का एक उद्भव हुआ था और उसके बाद अब आप लोग 15 साल के पहले नहीं, सवाल गलत सवाल नहीं, गलत सवाल नहीं, सवाल पूरा होने दीजिए। 15 साल पहले जाति का उद्भव हुआ। हमको तो लगता है कि मंडल 1989-90 में आया था तो 32 वर्ष हो गया। 15 साल पहले यहाँ पर कौन नया विचारधारा? 15 साल के पहले का विचारधारा ये है कि माय समीकरण लाया गया। 15 साल पहले की बात। ये कहाँ से आप लोग ये सब रिसर्च करते हैं? रिसर्च नहीं है सर, ये सच्चाई है। आप बिहार से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा। आपका भी सर अभी चल रहा है, अभियान चल रहा है, विकास वैभव भी एक विचार लेकर के चल रहे हैं और एक अच्छे विचार अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो बिहार का उत्थान संभव है क्या? मेरे भाई ऐसा है कि पहले तो आप जब सवाल पूछ रहे हैं, आपको सवाल पूछने का हक है, लेकिन अगर आप सवाल में फैक्चुअली गलत बात कहेंगे तो उसको काटने का भी मेरा अधिकार है। कोई MY समीकरण 15 वर्ष पहले शुरू नहीं हुआ है। MY समीकरण, जातीय बात, मंडल कमीशन, ये सब 1989-90 से शुरू हुआ है, जिसको आज 32 साल हो गए। उसके परिणाम स्वरूप लालू नीतीश यहाँ पिछले 32 साल से अलग अलग फॉर्मेशन में बिहार में राज कर रहे हैं। लेकिन हमने पूरे समाज ने ये देखा या देख रहे हैं हम लोग कि इन सारे प्रयोगों के बावजूद, सामाजिक न्याय के नारे के बाद, MY समीकरण के बाद, सामाजिक विषमता के नाम पर राजनीति करने के बाद भी 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था और 2023 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। तो उत्थान कहाँ हो गया?
ये उत्थान तो नेताओं का हुआ है, उस विचारधारा का झंडा लेकर चलने वालों का हुआ है, समाज का उत्थान तो हुआ नहीं है। मैं तो अपने भाषणों में जो कहता हूं उसको सुनिए कि मैं शुरुआत ही इस बात से करता हूं कि आप इस पर क्यों अपना समय और दिमाग व्यर्थ जाया कर रहे हैं कि बिहार की स्थिति क्यों खराब है, किसने खराब की, लालू ने की कि नीतीश ने की कि कांग्रेस ने की। मैं ये कहता हूं कि जिस नेता ने, जिस दल ने जो काम किया सबको सही मानिए कि 40 वर्ष कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया। ये मान लीजिए कि लालू जी ने सामाजिक न्याय का काम यहाँ कर दिया, गरीबों को, वंचितों को आवाज दे दिया, अधिकार दे दिया। ये भी मान लीजिए कि भाजपा नीतीश की सरकार ने सड़क बिजली में कुछ सुधार कर दिया। लेकिन अगर इन सारे लोगों के काम को, उनके दावों को सही आप मान भी लीजिए, तो भी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सबसे ज्यादा 2 करोड़ बिहार के बच्चे ही पलायन कर रहे हैं। पहले पंजाब हरियाणा जाते थे और गुजरात तमिलनाडु जा रहे हैं, फर्क तो कुछ पड़ा नहीं है। ये इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो 1990 में थी उससे ज्यादा ही खराब स्थिति में आज है। तो आपके बच्चों की शिक्षा की स्थिति सुधरी नहीं, रोजगार की स्थिति सुधरी नहीं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा नहीं, नई फैक्ट्रियां लगी नहीं, लोगों की आय बढ़ी नहीं, कृषि में कोई आमूलचूल सुधार दिखा नहीं। तो आप चाहे जिस नेता का, जिस झंडा का, जिस विचारधारा का भी प्रचार कर लीजिए, बिहार में तो सुधार हुआ नहीं है। तो समाज को इस बात को संज्ञान लेना पड़ेगा और समाज को उसको सुधारने के लिए नए प्रयास करने होंगे। क्या बिहार में जो ये नया दल बनेगा, आने वाले दिनों में जो नया दल बनेगा, तो नया दल बनने के बाद क्या वो पॉलिटिकल किसी अलग पार्टी से जुड़ेगी या फिर ये अपने पार्टी? बिल्कुल नहीं। जो जन स्वराज की परिकल्पना है, इसमें जब ये दल बनेगा तो 243 सीटों पर ये दल चुनाव लड़ेगा। 242 नहीं, 243 सीट पर ही चुनाव लड़ेगा। किसी तरह के कोई गठबंधन आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक आधार पर संभव ही नहीं है। अगर वो करना होता तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे होते? जी बोलिए। ठीक है भैया। नमस्कार, मैं हूं शांति और आप देख रहे हैं न्यूज गैरेज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप ही हमारा हौसला है और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए।